जो हमने लास्ट टाइम रिग्रेशन का स्टार्ट किया है कि रिग्रेशन टेक्निक क्या है या रिग्रेशन का फॉर्मूला क्या है या रिग्रेशन क्या करती है। रिग्रेशन आपको दो वेरिएबल्स के दरमियान जो भी रिलेशन है आपको पता नहीं है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, और एक वेरिएबल में चेंज आने से दूसरे में चेंज कितनी आती है वो पता नहीं है, सिर्फ डेटा आपके पास है। आप इसकी मदद से उस रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करते हो, बताते हो कि जी इनमें पॉजिटिव रिलेशन है, और अगर आप एक्स का एक यूनिट बदलेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली वाई में इतनी चेंज आए, और उसके रेलेवेंट फिर हमने प्रॉब्लम किए। आखिर में कहा ये जो आप रिलेशन बता रहे हो एक इक्वेशन की फॉर्म में, ये बहुत सारी इक्वेशन में से सबसे अच्छी निकाली हुई, आप कहें यस दिस इज द बेस्ट फिट इक्वेशन। क्यों? मुख्तलिफ स्लोप्स मुख्तलिफ इंटरसेप्ट हो सकते थे जिनकी मदद से इक्वेशनें मुख्तलिफ हो सकती थी, लेकिन हमने ऐसे फार्मूले से वो इक्वेशन बनाई है जिसने गारंटी ये दी थी कि जाओ ये बेस्ट फिट लाइन है। कहेंगे दिखाओ तो सही ये कितनी की बेस्ट है, इसकी क्वालिटी तो चेक करें अपने तौर पे। मतलब आप जाते ना, आपके वालिदैन ने कहा यार सबसे अच्छा, अम्मी जी मैं सबसे अच्छी दुकान से सबसे बेहतरीन फल लेकर आया हूँ। अम्मी कहती दिखाओ तो सही अच्छे फल, ये अच्छे फल हैं, इसमें ऊपर दाग लगे हुए हैं, ये गले हुए हैं, ठीक है ना, गुडनेस ऑफ इट। तो आपको समझ आनी चाहिए सबसे अच्छी लाइन ले ली और उसकी क्वालिटी भी तो चेक करनी है। हाँ, उस लाइन की क्वालिटी अच्छी ना हो, अच्छी से अच्छी लाइन भी जस्टिफाई नहीं है, तो फिर आपको रिलेशन बदलना पड़ेगा, कुछ और काम करना पड़ेगा जो कि आपके कोर्स में नहीं है। ऐसा है ना, ये नहीं है कि अब क्या करें भी, अब भी बहुत सारे ऑप्शंस है ना। पता चला सबसे अच्छी लाइन भी कोई इतनी अच्छी नहीं निकली तो उसकी गुडनेस ऑफ फिट मेजर कर ले, जिसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती है जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नाम देते हैं। ये बताता क्या है? ये बताता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में जिसको आप स्टडी वेरिएबल कह रहे हो उसमें जो वेरिएशन आ रही है कितने परसेंट वो इंडिपेंडेंट की वजह से आ रही है। नोट इसे करते हैं कैपिटल आर स्क्वायर से, है सिर्फ वही एक्सप्लेन्ड ओवर टोटल इनटू 100। 83% इक्वेशन एक्सप्लेन्ड हो रही हैं एक्स की वजह से, 17% बाकी अननोन फैक्टर्स अदर फैक्टर्स। तो हमें तसल्ली हो जाती है कि वाकई 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 गार्बेज पड़ा हुआ है, रहने दे उसको। लेकिन कभी ये 40% आ जाए ना, तो फिर हम अपने जो अगर फर्ज करें हमारे पास आते हैं ना लोग, अब मैं उसे आके कहता हूँ कि भाई ये जो तुम लेकर आए हो ना डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इसमें कोई शक नहीं है, ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन ये सिर्फ 40% कर रहा है। अच्छा, मैंने तो बाकी वेरिएबल, फिर मैं सोचता हूँ हाँ सोचो तो सर ये भी वेरिएबल, फिर मुझे लगता है मेरी रिसर्च कहते हुए मैं नहीं बता सकता कौन है वो, बायो वाला या बॉटनी वाला या वेटनरी साइंस वाला ही बताएगा। अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसका भी डेटा कलेक्ट करूंगा। तो अगली दफा हो सकता है वो अब एक एक्स की बजाय दो एक्सिस के साथ बात करे, बिल्कुल सही है, और कहेगा वाकई की अब 40% थी, दो एक्सिस पे गया हूँ अब ये 65 हो गई है, भाई कोई और भी ढूंढो। सर मुझे ये भी लगता है, अब बताओ, अब जी 88% हो गई है, दैट्स ऑल, छोड़ दो, बाकी ना इकट्ठे करो, बाकी गार्बेज है, बाकी गार्बेज ही है। तो ये एक इंडिकेटर है, ये एक थर्मामीटर है जो कि आपको गुडनेस ऑफ फिट बताता है। कोई स्पेसिफिक रूल तो नहीं है, लेकिन समझा जाता है कि अगर इसकी वैल्यू मोर देन 80% आ जाए दैट कंसिडर द मॉडल एज अ गुड फिट। हमें मजीद कोई इसकी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके कोर्स में इसकी इंप्रूवमेंट नहीं है ना, क्योंकि आपके पास है ही एक एक्स, दो एक्सिस की कैलकुलेशन एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाती है, तीन की तो उससे भी ज्यादा। और हम फिर बच्चों को क्या बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर, ये एक्सेल पर भी हो जाती है। आर स्क्वायर वैल्यू की कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 1, और परसेंटेज फॉर्म में 0 से 100%। जी आपने कोई क्वेश्चन तो नहीं करना इसके रेलेवेंट? चले जी। अच्छा, अब ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि आपस में रिलेटेड हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्लोप का जो साइन है ना, यानी कि बी जिसको हम कह रहे हैं, स्मॉल लिखते हैं कैपिटल लिखते हैं, कहता जी उससे पता चलेगा। अगर स्लोप का साइन पॉजिटिव आ जाए, इससे मुराद होगी कि लाइन की डायरेक्शन जो होगी वो अपवर्ड होगी, और इसे हम कहते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन। ग्राफ में लाइन अपवर्ड आ जाए या न्यूमेरिक्स में उसका साइन पॉजिटिव आ जाए, हम उसे कहते हैं कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन। न्यूमेरिक में साइन नेगेटिव आ जाए या लाइन डाउनवर्ड चले जाए, हम इसे कहते हैं नेगेटिव रिलेशन।
साइन न्यूमेरिक्स में साइन 0 आ जाए या ग्राफ में वो ना अपवर्ड हो ना डाउनवर्ड, बिल्कुल फ्लैट सीधी, तो रिलेशन यही होता था। इसका जी पॉजिटिव रिलेशन है, हमारा चाइना के साथ रिलेशन है, हमारा इंडिया के साथ रिलेशन है, बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन नेगेटिव है तो स्ट्रांग ना, पक्का दुश्मन रिलेशन है हमारा, इससे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा गैम्बिया से कोई रिलेशन नहीं, हमारा युगांडा से कोई रिलेशन नहीं है, इसके साथ चाइना के साथ है, ईरान के साथ पॉजिटिव, फ्ला के साथ पॉजिटिव, वहां के साथ पक्का नेगेटिव, पक्के दुश्मन। तो रिलेशनशिप की नेचर जो है वो समथिंग एल्स है, स्ट्रेंथ समथिंग एल्स है, दो चीजें डिफरेंट है। तो ये इसका साइन आपको इसकी नेचर बता देता है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशन। अच्छा, रिग्रेशन क्या करती है, ये रिलेशनशिप बताती है। तो भी क्या करना है रिलेशनशिप, हमने याद है एस्टिमेशन की थी, हमने कहा था अगर रिलेशनशिप पता चल जाए, आप x की वैल्यू बताओगे, हमें y की वैल्यू का पता चल जाएगा। अगर वो y फर्टिलाइजर, x अगर फर्टिलाइजर है, y अगर यील्ड है, तो किसान अगर पूछे कि जी अगर आपने को डेटा शेटा होगा तो मैं अगर 25 केजी खाद डालता हूं तो मुझे बता सकते हैं कि जमीन से मेरी कितनी हीट मिलेगी, ताकि बिफोर टाइम डिसाइड करे अच्छा यार इतनी खाद डालो इसमें रहने दो, तो ये रिग्रेशन करके एस्टिमेट कर दें। नेट पे जो फोरकास्ट आती है वो यही आती है, उन्होंने फोरकास्ट किया जी आज चूंकि टेम्परेचर ये चल रहा है, विंड प्रेशर ये है, एटमॉस्फेयर प्रेशर ये है, ह्यूमिडिटी ये है, कैलकुलेट करके कहते हैं जी इतने % चांस ऑफ रेन है। थोड़ी देर के बाद कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, तो वो उनका आपने देखा होगा रेन फोरकास्ट भी चेंज हो जाती है, उसमें भी फर्क आ जाता है। अच्छा, अब एक्चुअली जो इक्वेशंस हैं वो दो तरह की है, ये बात बड़ी इसमें क्लियर आपने करनी है कि मैंने जो इक्वेशन लिखी, मैंने y के ऊपर जो है वो समझ लें, मैंने इस तरह से लिखा था, क्या था इसमें एस्टिमेट करना है। आप इस इक्वेशन की मदद से सिर्फ और सिर्फ y को एस्टिमेट कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ लें कि एस्टिमेट का वर्ड मैंने ये लिखा हुआ, तो y को ही कर सकते हैं, x को नहीं कर सकते, आगे y रखेंगे नहीं। आपने जो डेरिवेशन या उस फार्मूले को आपने बताया था, आपने उसे ये बताया था मैंने y को एस्टिमेट करना, तब उसने वो बेस्ट फिट लाइन के फार्मूले बना के दिए। आपने जो अपना ऑब्जेक्टिव बताया था ना, उससे नहीं फिरना। आपने सर अगर मैंने एस्टिमेट ही x को करना हो तो फिर आपको x इधर लिखना पड़ेगा, इसके ऊपर क्या यूज करनी पड़ेगी, इधर वही रहेगा। हाँ, अब आप जरूर x को एस्टिमेट कर सकते हैं, सर इनके फार्मूले वही रहेंगे जो इनके होंगे, बिल्कुल नहीं, बदल जाएंगे, ये आप आपको पढ़ाना है। लेकिन एक चीज याद रखें, बिल्कुल जैसे इंडेक्स नंबर में मैंने आपको कहा था कि जहां P हो वहां Q कर दें, जहां Q है यहां P कर दें, और अब क्या कह रहा हूं, आप इसको याद कर लें, जहां y है वहां x कर दें, जहां x है वहां y कर दें, और यही काम फार्मूलों में भी चेंज कर। तो फार्मूले आपने एक ही याद रखने हैं, जहां जहां आपको x नजर आता है वहां y करते जाना है, जहां y है तो x करते जाना है, तो आपको दूसरे फार्मूले भी क्लियर हो जाएंगे। तो दो तरह की लाइंस आएंगी अब, एक को हम कहेंगे y ऑन x, कब यूज करनी है, कहता अप्रोप्रिएट टू एस्टिमेट, इसको एस्टिमेट करना जो पहले आ गया, अननोन वैल्यू ऑफ y, कहां से, x की वैल्यू आपको नोट होगी, तरतीब याद कर, y और x, लेफ्ट पर y आएगा, राइट पर x आएगा, लेफ्ट पर y और राइट पे x। अब चूंकि इंटरसेप्ट और स्लोप इन दोनों के फार्मूले चेंज होने हैं, एक ये वो स्लोप है जो y ऑन x वाली लाइन की है, ये वो इंटरसेप्ट है जो y ऑन x वाली लाइन का है, तो मैंने जरा नोटेशन दे दी उसको सिर्फ आपको बताने के लिए, वरना फिर मुझे बताना पड़ना था वर्ड में। तो ये y ऑन x वाली लाइन का इंटरसेप्ट है, ये y ऑन x वाली लाइन की स्लोप है, तो इसे हम कहेंगे एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। इसको एस्टिमेट कर सकते हैं, कौन पहले आ रहा है, y को कर सकते हैं, तो y आपने कहाँ रखना है, इक्वेशन का लेफ्ट साइड पे, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला आपने y को बनाना है, फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, ये वही चीज है, यानी कि मैं आपको y और x वाली लाइन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं।
ऊपर क्या आएगा, दोनों का कोवेरियंस, और नीचे आप ऐसा कह ले बाद में कौन आया है, एक्स आया ना, तो नीचे फिर एक्स का भी दे सकता है। अच्छा ये y ऑन x है ना, पहले कौन आ रहा है y, तो पहले y बाहर रख ले, नेगेटिव साइन ही यूज करना है, फिर स्लोप ही यूज करनी, बाद में कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो फिर x बाहर कर दे। तरतीब मैं बता रहा हूँ ना याद करने की, y ऑन x में क्या क्या करना है। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि x ऑन y से क्या मुराद होगी, तो देखिए जहां जहां मैंने y लिखा था वहां मैंने x कर दिया, क्या बन गया, कहता अप्रोप्रिएट टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ x, क्योंकि x के ऊपर हेड आ जाएगा, फ्रॉम नोन वैल्यू ऑफ y। ये इक्वेशन की तरतीब होगी कोई ए बी, लेकिन इस दफा मैंने लिख दिया कि ये x ऑन y का a है, ये x ऑन y का b है, और रिजल्ट देखिए मैंने क्या लिखा हुआ, y ऑन x, सॉरी x ऑन y। अब क्या फार्मूले में क्या चेंज करनी है देखते हैं। अच्छा आप अगर x की जगह y और y की जगह x कर दें, वो वेरिएंस तो वैसे ही रहेगा, वो वेरिएंस की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा कि आप अगर कोवेरिएंस का फार्मूला लिखें, फर्ज करें x ऑन y का या y ऑन x का ही लिख लेते हैं, आप कहेंगे अगर x की जगह y कर दें और y की जगह x कर दें तो अब क्या बनेगा, ठीक है x की जगह y कर देते हैं और y की जगह x, अब y माइनस y बार कर देते हैं, तो फर्क है इसमें, डेविएशन कॉलम को क्या करना जरूरत ही देखिए क्या फर्क है। तो इसलिए ये दोनों, अगर आप इसको चेंज भी कर दें, y इधर और x इधर भी कर दें तो रहना वही है, तो इसलिए न्यूमिनेटर में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ डिनोमिनेटर में x बाद में था तो मैंने कहा x रखेंगे, यहाँ बाद में कौन है y, तो वेरिएंस ऑफ y, तो पहले रखा था वेरिएंस ऑफ x और इसमें क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ y, तो ये फिर फर्क है। इसी तरह से जहां पहले क्या था y वहां x आ गया, जहां पहले x था वहां y आ गया, जहां पहले x था वहां y आ गया, ये रख दें, उसको ऐसे करके कर दें, ऐसे कर लें, लेकिन आंसर मैं कह रहा हूं कि आंसर की कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो अब ये दो आ गए, एक एक हर एक का अपना अपना काम है। अगर y को एस्टिमेट करना होगा तो हमें ऐसी इक्वेशन बनानी है जो y ऑन x हो, और अगर x को एस्टिमेट करना है तो x ऑन y। एग्जामिनर कह देता है रिग्रेशन इक्वेशन, बताता ही नहीं है ये y ऑन x है कि x ऑन y है। अगर आप, मुझे नहीं पता कि आप कंप्यूटर पे आईटी के कोर्स में कोई एक्सेल वगैरह कर रहे हैं, वहां आईटी का टीचर एक वर्ड बोलता है बाय डिफॉल्ट, इसका मतलब ये है कि अगर ना कहा जाए तो इसका मतलब ये समझना है तुमने, ना कहा जाए तो इसका मतलब ये समझना है, इसे कहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो रिग्रेशन मेंशन नहीं कर रहा कि y ऑन x है कि x ऑन y है, तो बाय डिफॉल्ट y ऑन x। अब देखिएगा मैंने इंटेंशनली जिक्र नहीं किया था, आप कह रहे हैं कि पता नहीं सर को भूल गया या क्या है, मैंने लिखा हुआ था, मेरा ख्याल है मैं चेक कर लूं, यस ये लिखा हुआ ना, y ऑन x, y ऑन x, y ऑन x। आपने पहले नोट नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि ये फर्क हो गया, क्योंकि एक एक्स ऑन वाई में भी आना है, उसके फार्मूले बदलने हैं ना, उसके फार्मूले बदलने। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन कहता है बाय यूजिंग बेस्ट फिट लाइंस, लाइंस दो, यस एक y ऑन x एक x ऑन y, दो कहता है एस्टिमेट करना है। अच्छा यहां से हमें एक्चुअली पता चलना है कि y ऑन x करना है कि x ऑन y करना है। कहता है एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इसको x, ये कहां से होगी, ये x ऑन y लाइन से पढ़ा हुआ है ना हमने, अप्रोप्रिएट टू एस्टिमेट द अननोन वैल्यू ऑफ x, कौन सी लाइन, x ऑन y, तो आपने यहाँ पर x ऑन y वाली यूज करनी है, y पता है एंड फिर कहता अब जरा y को एस्टिमेट करो, जब x 55, एक दफा s एस्टिमेट करना है एक दफा y, अगर x एस्टिमेट करना है तो आपको x ऑन y वाली लाइन लगानी है, और अगर y एस्टिमेट करना है तो y ऑन x वाली लाइन लगानी है, और कुछ इंफॉर्मेशन उसने आपको दी, ये y ऑन x की स्लोप है, ये x ऑन y की स्लोप, देखो दोनों फर्क है, दोनों डिफरेंट है। कहता जी अब जरा एस्टिमेट करो, हम कह जी एस्टिमेट करने वाली मशीन तो बना लें, कौन सी मशीन भाई,
भाई लाइन की इक्वेशन तो बना ले जहां से एस्टिमेट करना है, तो पहले कौन बनाएंगे? हमें दोनों बनानी है ना, एक्स ऑन वाई वाली भी लाइन बनानी पड़ेगी, वाई ऑन एक्स वाली भी, क्योंकि एक दफा एक्स एस्टिमेट करना, एक दफा वाई, तो पहले मैं दोनों लाइनें बना दूं। स्लोप्स मेरे पास उन लाइनों की थी, इंटरसेप्ट नहीं पड़े हुए थे, मैंने वो भी बना लिए। पहले वाई और एक्स का इंटरसेप्ट बनाया, वाई पहले आ रहा है तो वाई बार, एक्स बाद में आ रहा है, बी के साथ एक्स बार, और वैल्यू पुट कर दी 109। फिर मैंने कहा दूसरा भी इंटरसेप्ट बना लो, एक्स और वाई वाला, एक्स पहले वाई बाद में। अब वाई ऑन एक्स का इंटरसेप्ट ये आ रहा है, वाई ऑन एक्स की स्लोप ये आ रही है, इन दोनों को कलेक्ट करके आप इक्वेशन बनाओ, तो ये बन जाएगी वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन। इसमें किसको एस्टिमेट कर सकते हैं? वाई को, और वाई को एस्टिमेट करना है, जी करना है, इसमें एक्स की वैल्यू 55 तो या 55 रखते हैं। कहता जी कि इस रिलेशन के मुताबिक अगर आप x 55 होगा, चूंकि ये y के साथ रिलेट कर रही है, तो उसके मुताबिक फिर y की वैल्यू 26.5 आएगी। ये कैसे बताया? ये हमने रिलेशन बना के फिर बताया। अब दूसरी में उसने कहा था x को एस्टिमेट करना, तो फिर मुझे x ऑन y लाइन लेनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे ये वाला इंटरसेप्ट और ये वाली स्लोप गेट करनी है। ये है x ऑन y की लाइन। इसमें किसको करना है? कहता है या y को 30 रखें, तो y को 30 कर दिया आपने, ये 53.6 बन गया। एक एक्स ऑन वाई लाइन और एक वाई ऑन एक्स लाइन। अगर एग्जामिनर नहीं बोलता तो हम बाय डिफॉल्ट जो लाइन समझेंगे यो वाई ऑन एक्स लाइन, जिसका ये लिखने का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्या? ए प्लस बी एक्स, और उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ए प्लस बी वाई, और ए और बी दोनों के फॉर्मूले में लिटिल बिट चेंज। चले जी, ये अब आपने करना, मैंने ओपन छोड़ दिया क्वेश्चन। कहता है बाय यूजिंग द बेस्ट फिट लाइन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 55, और आपको कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई। करेक्ट अटेम्प्ट देखें कौन कर सकता है, समझे क्या करें। शाबाश, यू हैव 4 to 5 मिनट मैक्सिमम टू परफॉर्म दिस जॉब। जल्दी से चलो करते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ जो चीजें आज भी, जब मैंने ये वीडियो देखी है, हमारे यूनिवर्सिटी में हमारा है ना एक डिपार्टमेंट है, कल मैंने आपको कहा कि एक मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो है ग्राफिकल, और उसका ड्रॉबैक बता दिया कि आप जितना मर्जी एक्यूरेट ग्राफ बना भी लें, अगर एक तो थोड़ा लेंथी है, और दूसरा बिल्कुल फर्ज करें डेसिमल में, मैंने तो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है, ये देखें ना 1.5 और 1.5, आपने कहा कितना आपने एक्यूरेटली नोट किया, ये 1.5 है, ये तो है ही नहीं। तो मैंने वैसे ही कैलकुलेटर से सॉल्व किया, मैंने इधर निशान लगा देते हैं, वाकई ग्राफ से इतनी एक्यूरेट वैल्यू का कैलकुलेट करना टफ जॉब है। फिर हमने एक मैथमेटिक्स में आ गए। एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आप ऐसा करें कि दो इक्वेशन से एक इक्वेशन बनाएं, और ऐसे बनाएं कि सेम टाइम एक वेरिएबल इसमें से एलिमिनेट हो जाए। वन वेरिएबल इज इजी टू सॉल्व, ये काम किया। फिर मैंने कहा बी केयरफुल, ये भी हो सकता सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे अगर ये सिचुएशन आ जाए, और इनफिनिट सोल्यूशन पॉसिबल है। तो जब आप दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आपको तीन सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। सोल्यूशन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कब? जब वो बराबर ना हो। और ये नहीं है कि नहीं है, इनफिनिट है, बहुत सारे हैं। आप कोई एक बताएं, भाई किसी एक लाइन से सॉल्व कर लें, वो आपको बताया मैंने, y को या x को कुछ वैल्यू दे के दूसरा सॉल्व कर दें, करे एक लाइन से, वो दूसरी लाइन का भी हो जाएगा, वो कोई इशू नहीं है, इन्फिनिट हो गया। फिर आपको एक सेकंड मेथड बताया, सब्स्टिट्यूशन। आप कह सकते हो कि सर एलिमिनेशन मेथड बता दो दिया, अब क्या जरूरत है? ठीक है, थोड़ा लेंथी भी है, तो क्यों ना एलिमिनेशन, यस आई एम सेइंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है कर दिया। अब यहां पर आपको मैंने ओपन चॉइस दी थी। क्या क्या चॉइस थी? मैंने कहा था ग्राफ बना ले, मैंने कहा था एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले, और मैंने कहा था कैलकुलेटर यूज कर ले। क्या किसी ने ऑप्शन जो मैंने आपको बोली थी, इस वक्त तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं ना, क्या किसी ने वो ऑप्शन अटेम्प्ट की, करने की कोशिश की, एलिमिनेशन मेथड को या कैलकुलेटर को या ग्राफ को? जी
सर एलिमिनेशन मेथड से किया था और आंसर तो वही आए थे, एक्स हाँ, के भी 2 आ गए थे और वाई के भी 2 आ गए थे। अच्छा। और इक्वेशन आप यानी वो सेकंड डिग्री वाली बन गई। जी, और आपने क्या इसे कैलकुलेटर से किया? नो सर, कैलकुलेटर नहीं किया। कैलकुलेटर से नहीं किया। क्या आपने इसे ग्राफ से किया? नो सर। ग्राफ से नहीं किया, ठीक है, ठीक है। चले मैं अब आपको explain करता हूं। अच्छा जी, ग्राफ आप उस वक्त बनाओगे जब वो लाइन होगी, लाइन। और इसकी अगर बात करें, प्लस या माइनस जो भी, ये दो सेपरेट सेपरेट टर्म कंसिडर होती है और इनकी डिग्री सेपरेट कंसिडर होती है। लेकिन अगर ये मल्टीप्लीकेशन में हो, मल्टीप्लीकेशन, तो ये सेपरेट सेपरेट टर्म्स नहीं है और इनकी डिग्री अपनी अपनी करके, चाहे वो वेरिएबल अलग ही है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक कंसिडर होती है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं बोल रहा, बस अगर वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है ना, ये एडिटिव फॉर्म है, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है। अगर वेरिएबल मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो तो आप ये नहीं कहेंगे कि इसकी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये लाइन बनेगी नहीं। तो उसमें तो 2 लाइनें बनेगी, जहां कट करेगा तो वो सॉल्यूशन आएगा, तो ये लाइन नहीं बनेगी। ग्राफिकल मेथड तो क्या, आप कहेंगे कैलकुलेटर पर आ जाए, कैलकुलेटर पर आ जाए। कैलकुलेटर में जरा देखिएगा, अगर मैं आपको दिखा भी दूं कि कैलकुलेटर पे उसने जो चीजें हमें कही हैं कि हम जाएंगे और 5 में, जरा 1 में नोट कीजिएगा, ये तो कॉफिशिएंट एक्स का अंदर क्या लिखा हुआ है, कहता है कि प्लस के बाद ये सेपरेट हो। तो यहां जब हम इधर आएंगे तो क्या एक्स का कॉफिशिएंट वाई लिखेंगे? उसने तो कहा एक्स का कॉफिशिएंट लिखना है कांस्टेंट, यहाँ तो एक्स के साथ वो वेरिएबल अटैच है, गड़बड़ होगी ना। कैलकुलेटर भी गया, कैलकुलेटर एडिटिव फॉर्म में कॉफिशिएंट कांस्टेंट हो तो ट्रीट करता है। तीसरा आ गया एलिमिनेशन मेथड, जो मैनुअल फॉर्म में। अच्छा, अब इसमें बराबर करने होते हैं। हाँ, ये हो सकता है ऊपर वाली इक्वेशन को आप y से जरब दे दें थ्रू आउट, y से, ऊपर वाले को y से जरब देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20y। नीचे वाली इक्वेशन को ऐसा देने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 96 और माइनस कर दें, ये कट जाएंगे, तो ये रह जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 20y प्लस 96 इज इक्वल टू 0। सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वेरिएबल कम से कम ग्राफिकल मेथड से नहीं और कैलकुलेटर से तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी कभी कभी ये चीज मुश्किल हो जाती है, कब, जब वेरिएबल एडिटिव फॉर्म में ना हो, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो, या कुछ और इस तरह के क्वेश्चन वो भी एक आध कर लेते हैं, तो फिर हम कह देते हैं कि बाहर चॉइस रह जाती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कब, जब वेरिएबल एडिटिव फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। कभी तो ये स्ट्रेट फॉरवर्डली एलिमिनेशन मेथड जैसे आपके फेलो ने भी किया हो जाता है, और कभी ये भी पॉसिबल नहीं रहता। तो इस तरह की जीपोगरीब किस्म की वो चीजें लगी हुई होती हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं रहता कि जी ये कर सके। फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर जगह ही एप्लीकेबल है, ऑल दो लिटिल बिट लेंथी जरूर है, लेकिन एप्लीकेबल है। इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये करके देखते हैं। मुझे इक्वेशन 1 से आसान लगा, इसकी जिसकी मर्जी कर ले, y की कर ले, x की कर ले, दोनों एक तरह की। मैंने वहां से y की कर इसमें पुट कर दिया, करना दूसरे में, जहां से कैलकुलेट किया है ना वहां से। अच्छा, होगा क्या, चले ये भी देख लेते हैं। आप वहीं पर रख दें x
x और जहां y आएगा वहां क्या करना है 20 माइनस एक्स करना है 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20। मैं कहता हूं जी सॉल्व करके बताओ क्या आंसर। आप कहेंगे 20 के बराबर होता है तो ये आपको कहेगा यार ये क्या कह रहे हैं 20 के बराबर होता है और किसके बराबर होता है। आंसर तो नहीं ना आया। हाँ कब जब आप गलती से जिसे से लिखोगे ना वही रख दोगे बस यही आना 20 के बराबर होता है। आंसर तो नहीं ना आएगा इसलिए दूसरे में पुट करें। अब दूसरे में एक्स है वो मैंने वैसे रहने दिया जहां वाई था वहां उसकी वैल्यू पुट कर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ये एक्चुअली ना एक्स स्क्वायर है वो लिखा ऐसे गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये 96 भी इधर आ गया। सॉल्व तो नहीं हुई सॉल्व नहीं हुई लेकिन उसने अपनी शक्ल बदल ली है। कहता जी जरा और हिम्मत करो देखो मैं इस शक्ल में आ गई क्या क्वाड्रेटिक। कैलकुलेटर उठाया मैंने कहा लो अभी क्वाड्रेटिक से सॉल्व करना तो इस दफा उसने अपनी शक्ल बदल ली। सॉल्व होने यहां तो सॉल्व हो जाती थी ना वहां सॉल्व होने की बजाय उसने कहा जी अब सिंप्लीफाई होके मैं जरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं वो काबू कर लेंगे। अब आपने इसके बाद कैलकुलेटर पिक किया और वहां से आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कर लिए दो आंसर्स दो ही आएंगे ना तो x के दो आंसर्स। अब कौन सा दोनों एक दफा x को आप 12 लेंगे ये जो इक्वेशन आपने की हुई है यहाँ 12 पुट कर देंगे और y का आंसर आपको ये आ जाएगा। एक आंसर ये है कि अगर आप x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 8 रखेंगे तो दोनों का ही सोल्यूशन होगा। तो चेक कर ले ये दोनों का ही है ये दोनों का ही है। और दूसरा x की वैल्यू 8 अगर रखी जाए तो फिर y 12 बन जाता है। कहता दूसरा आंसर ये है तो ये दोनों से आंसर आ गया। एक और वे आपके एग्जाम में काम आएगा क्या एग्जामिनर ने आपको ये इक्वेशन दी हुई है और उसने आपको एक्स और वाई के आंसर कैलकुलेट करने के लिए कहा है। कहता ये आंसर है क्या ये आंसर है क्या ये आंसर है। हो सकता है ऐसे लिखिए आंसर है। अब वो आता ही नहीं कैसे करना है। सोल्यूशन क्या होता है सोल्यूशन ये होता है कि वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशंस को ट्रू कर दे दोनों को अब एक को नहीं वो ही इनका कॉमन सोल्यूशन होगा। आप 10 पकड़े इधर रख दे 8 पकड़े इधर रख दे 20 आपने कहा ना ये तो पहली का नहीं है उसमें दूसरी का क्या होना। चलो जी तुम तो आउट। फिर जरा दूसरी रख 12 पकड़े रख दिया 8 पकड़े रख दिया 20 आपने कहा ना जी एक क्वालिफाई हो गई। दूसरी चेक करें x की जगह 12 रख दिया y की जगह 8 रख दिया क्वालिफाई हो गई। आपने कहा ले जी ये तो सोल्यूशन पक्का है। शायद उसने लिखा हुआ बू एंड सी कहीं दो तो नहीं है। फिर उसको चेक किया 8 और 12 8 और 12 20 ठीक है पहली क्वालिफाई हो गई। दूसरी भी ये भी है तो ये ऑप्शन है ये तो नहीं आप लिख सकते तो डी ऑप्शन। देखिए मैंने आपको सोल्यूशन तो बताया नहीं कैसे करना है। हाँ आपको कंसेप्ट पता है व्हाट इज मेंट बाय सोल्यूशन याद है ना स्टार्ट में कहा था एनी वैल्यू ऑफ अननोन फॉर व्हिच द इक्वेशन रिमेन्स ट्रू इज द सॉल्यूशन। बिल्कुल आप इन इक्वेशनों को ऐसे कर सकते हैं क्योंकि मैं शायद प्रेफर करूं आपको कि अगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना ये काम किया करें आंसर उठाएं फिक्स करना स्टार्ट करते हैं जो आंसर दोनों इक्वेशनों को ठीक करते जो दोनों इक्वेशनों का सोल्यूशन राइट लेफ्ट बराबर करे आंसर है जी। लेकिन आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि अगर ये क्वेश्चन के सोल्यूशन के दरमियान में ये आ जाए और इसके बाद अभी मजीद सॉल्व करना है तो फिर क्या करेंगे मजीद अभी सॉल्व करना है ऐसे ये तो दरमियान वाला ही है सिर्फ। हाँ फाइनली अगर क्वेश्चन हो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग तो फिर ये टेक्निक बिल्कुल सही है। आप आराम से आंसर ऑप्शन पकड़े फिक्स करते जाएं जो जो आपको आंसर दे दे आपने कहना ले जी आंसर आ गया तो किया जा सकता है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस x plus 200
into y plus 10 is equal to xy and plus 20,000। बड़ी awkward किस्म की इक्वेशन हमें लग रही है। x plus 400 y minus 10 xy plus 8 कहता जी xy सॉल्व करें। वो एक चीज तो सबके लिए बता दी, आंसर अगर वो उसने आंसर दिए हुए हैं वो तो इसमें आ रहे हैं। आप कहेंगे हमें मैथ्स आ गया, आगे अगले अगले कोर्सेज में आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना, टीचर कहता है जी आपको मैथ आता सॉल्व कर लें, मैंने तो नहीं बताना। आप कहेंगे आंसर ऑप्शन बताएं, वो कहता क्या मतलब आंसर ऑप्शन बताएं, सॉल्व करें, अभी हमने क्वेश्चन चलाना है। तो फंस गया ना फिर जी हमें तो ऑप्शनल वाला मैथ आता है, हमने वैसे नहीं मैथ आता, तो क्या फायदा हुआ आपको इस कोर्स के पढ़ने का, फिर वहीं पर आ गए। समझ लें, जब यूज करना होगा कर भी लें, कम से कम कैलकुलेटर से टाइम तो बचाए ना। दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूँ बेटा, अब ये वेरिएबल जब भी मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में हो ना सबसे मुश्किल होता है इसको किसी तरह से कट कटा के ये एडिटिव फॉर्म आए ना, एडिटिव फॉर्म मतलब उनमें प्लस माइनस हो, फिर ठीक है। आप जरा इनको मल्टीप्लाई करें, x को इससे मल्टीप्लाई करें तो xy, x को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10x, फिर 200 को y से मल्टीप्लाई करें तो 200y, और फिर 200 को इससे मल्टीप्लाई करें, और इधर क्या आ गया xy प्लस 20,000। अब जरा इसकी नजर दौड़ाएं तो इधर भी xy आ रहा है, इधर भी xy आ रहा है। अगर मैं इस xy को इस साइड पे ले आऊं तो नेगेटिव xy कट जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 10x और 200y, और ये कांस्टेंट है उसको उधर ले जाए तो 18। ले पहली इक्वेशन जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी नजर आ रही थी, मैंने जरा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये एक बड़ी सीधी सादी शरीफुल नस्ल एडिटिव फॉर्म में आ गई। इसको तो काबू कर ही लेंगे, लेकिन दूसरी भी ऐसे ही बन जाए तो दोनों के साथ हम यही काम करें, उनको मल्टीप्लाई कर लें। मैंने मल्टीप्लाई किया तो बड़ी शरीफ निकली भी, वैसे लग ऐसी रहा था कि ये बड़ी मुश्किल से काबू आएंगी, लेकिन थोड़ा सा ट्रिक किया हमने, कहा जरा इसकी सिंप्लीफिकेशन तो करो ना, तो ये कौन सा था। इसके बाद आप कैलकुलेटर पे डाल दें, छोड़ दें कि जी इसको अब सॉल्व कैसे करना है। तो कैरेटिव फॉर्म है ना, वो तो डायरेक्ट ABC कैलकुलेटर को दें और सॉल्व कर लें। तो देखें लग ऐसे रहा था ये तो जी पता नहीं क्या हो गया है, सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन की आपने कहा बीच में से क्या निकला, पोता पहाड़ निकला चूहा, इतना मुश्किल लग रहा था, एफर्ट की तो क्या निकला, बीच में कुछ भी नहीं निकला, सॉल्व हो गया। एडिटिव फॉर्म जो जिस मर्जी मेथड से कर, ये भी उसी बिल्कुल उसी पैटर्न पर है। xy इज इक्वल टू 120। अच्छा ये अब मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, इसको भी उसी तरह से तरफ दे ले पहले, xy और प्लस 2x माइनस 3y, और जब ये इससे तरफ आएगा तो माइनस 6, ये दो आपके पास आ गए। अब भी ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी है। अच्छा चीजें होती हैं, आप मिक्सअप करके चीजें चला सकते हो। सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी अननोन को निकाल के उसकी जगह वैल्यू रख देना, तो हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट हो गया, ये कॉन्सेप्ट है ना। इसी तरह से हमने ये xy का मसले हल करने हैं, सीधी सीधी सब्स्टिट्यूशन ये नहीं कि आप x और y को तोड़ के लहदा करें, अब क्यों ना इकट्ठी 120 ही रख दे यहाँ पर। तो अगर मैं इनकी जगह इसकी 120 रख दूं, आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा xy आउट हुआ। वो कहता है इधर भी 120, इधर भी 120, ये कैंसिल भी हुए। तो अब आपके पास एक इक्वेशन ये है जिसको एक दफा यूज करके थोड़ी सिंप्लीफाई की, और एक दफा ये आ गई, ये दो इक्वेशन। अब चूंकि मजीद नहीं हो सकती, आपने कहा चले जी कैलकुलेटर पे डालें, लेकिन नजर दौड़ाई हो ये तो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दें। तो मैंने भी ऐसे किया, फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड चला दिया, ठीक है जी।
हाँ, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना मुझसे पूछना। इक्वेशंस आपको एक एक तरीका तो मैंने सारे बताया ना, वो बार बार तो नहीं रिपीट करूंगा, आंसर ऑप्शन रख रख के देखिए। अगर ये आपको बिटवीन में सॉल्व करनी आती तो एडिटिव फॉर्म में कोशिश करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म तोड़ के सिंप्लीफाई करके भी किसी तरह से वो नहीं जाएगी तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही एक चॉइस रह जाती है, उसी से हम इसको सॉल्व करें। जी, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछे। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, ये मैंने आपको सिंगल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, दो इक्वेशंस अगर एडिटिव फॉर्म में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। और सबके लिए एक ही, चाहे वो सिंगल हो, दो इक्वेशन हो, आंसर रखते जाएं जो राइट लेफ्ट बराबर करता जाए, वही इसका सॉल्यूशन। इसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये वर्ड प्रॉब्लम क्या है, अब ऐसा कह लें, फर्ज करें मैं आपको ये कहूं कि कोई बस है, उसमें पहला जब वो चली थी तो उसमें 15 मेल थे और 20 फीमेल थे। पहला जब स्टॉप आया तो उस पर रुकी, उसमें से 2 मेल उतर गए लेकिन 6 मेल और आ गए, फीमेल में से 2 ड्रॉप हुई लेकिन 3 और सवार हो गई, एंड सो ऑन। आप कहेंगे सर ठहरे ठहरे, मैं जरा कॉपी पर ना साथ साथ लिखता जाऊं। यस, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा था वो आप ना थोड़ी सी कॉपी पे लिखते गए, आपके लिए बाद में आखिर में जिसका मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, आपको आंसर करना आसान हो गया। इक्वेशन सॉल्व तो बाद की बात है, वैसे मैंने सॉल्व सिखा दिया था, लेकिन जब दूसरा स्टेप था इक्वेशन बनी कैसे थी, इक्वेशन क्या होती है, ऐसा क्या है वो, ये स्टेटमेंट व्हिच कंटेन्स द इक्वल साइन, बिल्कुल वही होती है। आप समझ लें, कोई चीज अननोन होगी, अननोन, और मैं उस अननोन के मुतल्लिक आपको हिंट दूंगा, हिंट, आप अगर उस हिंट को लिख लेंगे वो इक्वेशन बन जाएगी, फिर अननोन बता दीजिएगा सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या है, अननोन की वैल्यू फाइंड करना। कैसे, आपको उस अननोन के मुताबिक हिंट दिया जाएगा, आप अगर उस हिंट को ट्रांसलेट कर ले वो इक्वेशन बन जाएगी, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दे, आपने कहना ले जी हमने अननोन की वैल्यू बता दी जो आप कह रहे हैं। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें अननोन की वैल्यू फाइंड की जाती है उसे अलजबरा कहते हैं। तो हम अलजबरा ही पढ़ रहे हैं, हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टडी ऑफ शेप्स है। हम कैलकुलस नहीं पढ़ रहे हैं, वो स्टडी ऑफ मोशन है। हम अननोन फाइंड कर रहे हैं, ये अलजबरा है, हम अलजबरा पढ़ रहे हैं। मैं अब बड़े सिंपल से स्टार्ट करूंगा और फिर जब चीजें समझ आ गई तो फिर आप कहेंगे अब आने दें, आप जिस तरह की मर्जी इंफॉर्मेशन दें, हम इस काबिल हैं कि हम वहां से इक्वेशन बना दें। तो इक्वेशन क्या है, हिंट को पढ़ते हुए ट्रांसलेट करके लिख लेना ये इक्वेशन। अब जरा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ 3 टाइम्स, 3 गुना। अच्छा, एक ना मैं और भी आपके साथ शेयर कर लूं ताकि बार बार मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। फर्ज करें आपके पास कोई अननोन एक्स है, यहां अगर ये लिखा जाए फाइंड वैल्यू increased by 2, find value increased by 2 times, find value decreased by 2, find value decreased by 2 times। कैसे लिखना है, फाइंड वैल्यू इंक्रीज्ड बाय 2 प्लस करते हैं,
इंक्रीज हो गया 2। फाइंड वैल्यू इंक्रीज बाय 2 टाइम्स, 2x हो गया। फाइंड वैल्यू डिक्रीज बाय 2, x माइनस 2 हो गया। फाइंड द वैल्यू डिक्रीज बाय 2 टाइम्स, x डिवाइडेड बाय 2। अब बाय 2 और 2 टाइम्स 10 है, मैं कहता हूं इसे इंक्रीज बाय 2 कर दोगे आप कहेंगे 12, मैं कहता इंक्रीज बाय 2 टाइम्स कर दोगे आप कहेंगे 20। दोनों इंक्रीज हुए हैं, 10 से 12 पे गया, 10 से 20 पे गया, बाय 2 है, बाय 2 टाइम्स है, ठीक है ना। तो ये टाइम्स और मोर या बाय इनमें फर्क है। अब जरा हम अपना प्रॉब्लम देखते हैं। कहता है इफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, पता नहीं कौन है। इफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज 10 मोर, यानी कि एक नंबर है, वो नहीं बता रहा, नंबर नहीं बता रहा आपको ना, नंबर के मतलब कुछ ना हिंट दे रहा है कि जी एक नंबर है, अगर उसको 3 गुना कर लिया जाए वो 10 बढ़ जाता है, किससे? 20 से। फिर क्या करें? कहता नंबर तो बताओ, जिसके मतलब मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, दे रहा ना हिंट। एक नंबर का कह रहा है कि अगर तुम नंबर लो, उसको 3 गुना करो तो वो 20 से 10 बढ़ जाता है, नंबर बताओ क्या है। आपने ठहरे जरा इक्वेशन लिख ली। एक चीज आपको ये पता चल गई कि इसमें एक अननोन का जिक्र हो रहा है, पता नहीं क्या है। हम भाग के ना लेट अननोन एक्स है, वैसे एबीसी भी कर सकते थे, लेकिन सबसे पहला काम आपको ये पता चला कि इसमें एक अननोन है। आपने कहना लेट रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स, एक ही अननोन है, दो नहीं। रिक्वायर्ड नंबर, अब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। क्योंकि ये एक नंबर है तो आपको एक इक्वेशन चाहिए, अगर ये 2 होती तो फिर 2 चाहिए होती, अगर ये 3 होती तो 3 चाहिए। ये एक अननोन है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन रिक्वायर है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए। इक्वेशन कैसे बने, हिंट दिया हुआ है। इक्वेशन बनानी है, ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें दोनों साइडें क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसने कहा 3 टाइम्स ऑफ आ नंबर, नंबर को एक्स कहा हुआ है, इसकी ट्रांसलेशन करें यहां तक तो ये 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर ये इज 10 मोर देन 20। कहता 3x, x का नहीं ना पता तो नंबर भी नहीं पता। कहता ये जो 3x का आंसर आएगा ना, जो 10 ज्यादा होगा, इससे 10 ज्यादा होगा 20 से, तो 20 के बराबर होगा, नहीं नहीं 20 के बराबर नहीं होगा, उससे 10 ज्यादा हो जाएगा। मैंने तो इनको बराबर करके लिखना है, चूंकि ये 10 ज्यादा है, इसमें से अगर आप 10 निकाल देंगे अब तो 20 हो जाएगा, अब लिखेंगे बराबर। ये मैं कह रहा था कि उस स्टेटमेंट को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। उसने कहा 3, एक नंबर है x, उसको 3 गुना कर दिया, हाँ जी कर दिया 3x, कहता अब ये 10 ज्यादा हो जाएगा, इससे 20 से। जी इक्वेशन लिखनी थी, 20 के बराबर कैसे लिखूं, इसमें से 10 निकाल दो, या ये भी कर सकते थे। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है, कितना 10, आप इसमें 10 डाल दें तो बराबर है ना, बराबर है। इसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सोल्यूशन आपको कोई मसला नहीं। ले जी वो नंबर 10 है, चेकिंग कर लें। इसका अगर मैं 3 टाइम्स करूंगा 30 होगा। क्या ये 20 से 10 मोर है बिल्कुल है, तो ठीक है आंसर, ठीक है ना। कि जी 3 गुना करूंगा तो 20 से 10 बढ़ता है, बढ़ता है। आपको अगर एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आ जाए ना, आप ऐसे चेक कर ले, तो ये नंबर 10 है, आंसर है, आपने कहा इसका 3 गुना करूंगा फिर देखूंगा ये 20 से 10 बढ़ गया तो आंसर आ गया। ये इसका तरीका है। अननोन को देखें, इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करें और ऐसे लिखें कि वो इक्वल साइन इक्वेशन की तरह बन जाए, फिर आप उनको सॉल्व कर लीजिए। सोल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ, बाहर ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कंसेक्यूटिव साथ साथ, इज 42। नंबर कैसा बताओ, 4 नंबर हो कंसेक्यूटिव, सम 42 होना चाहिए, वो कौन से 4 ऐसे नंबर है? वैसे तो आप खुद ढूंढना स्टार्ट करते हैं, अच्छा जी एक 11 कर लेते हैं, फिर एक 12, एक 13, एक 14, देखें जमा करके 42 बना तो नहीं यार, ये 42 नहीं बना, ये नहीं है फिर।
अच्छा, एक 11, 12, 13, 14 करके देखते हैं, फिर 13, 14, 15, 16। हाँ कर लें, ऐसे कर लें, लेकिन क्यों ना हम प्रॉपर वे से चले। हमें एक नंबर पता चल जाए ना, अगला नंबर उससे एक ज्यादा ही होगा। कंसेक्टिव जो है ना वर्ड, ये क्या है? आप कहेंगे एक 5 दूसरा 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों नहीं? वो कंसेक्टिव ही नहीं। 6, हाँ ये हो सकता है। तो एक नंबर अगर मैं x ले लूं, x, तो बाकी जो 3 नंबर हैं, आप कहेंगे ये इससे एक ज्यादा, ये इससे एक ज्यादा, और ये इससे एक ज्यादा ही होगा, जरूर ऐसा होगा। ये है वो 4 नंबर। क्योंकि उसने कंसेप्ट अगर वो लिखता ना एनी 4 नंबर, फिर मुश्किल था। फिर मैंने एक को x कहना था, एक को y कहना था, एक को z कहना था, एक को फला कहना था, तो 4 इक्वेशनें भी चाहिए थे मुझे। लेकिन अगर आप देखें कि यहाँ आपको सिर्फ x मिलेगा तो सारे नंबर नहीं मिल जाएंगे। ये कंसेप्टिव की वजह से सारा हो रहा है। अब इक्वेशन कैसे बनाए? उसने कहा तो वह इनका सम, चारों का सम कहता 42 है। नहीं जी, सीधी सीधी इक्वेशन भी बन गई। x के लिए आप इसे सॉल्व कर, x आया 9, अगला फिर 10, अगला फिर 11, अगला फिर 12, आंसर आ गया 42 सम बनता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए ना ऐसे और आंसर ऑप्शन में आए, पहले चेक करें जो एग्जामिनर ने आंसर दिए हुए हैं वो कंसेक्यूटिव भी हैं। ये तो नहीं हो रहा कि सम तो 42 हो जाता है लेकिन एक 5 दिया हुआ है, फिर एक 12 दिया हुआ है, फिर एक 13, आपका सम तो 42 हो गया। ठीक तो है। उसने कहा था नंबर कंसेक्यूटिव होना पहली शर्त है, तो पहली शर्त नहीं पूरी। आपने चेक किया, हाँ यार ये शर्त पूरी है, कंसेक्यूटिव ही है। जरा मैं चेक करूँ, 42 हम दे रहे हैं, पता चला नंबर कंसेक्यूटिव में 42 हम नहीं दे रहे हैं। आपने कहा जी ये कंडीशन ठीक हो रही है, ये नहीं ठीक हो रही। फिर चेक किया, नंबर ही कंसेक्यूटिव नहीं थे, आपने कहा ये तो रहने थे। फिर चेक किया, आपने कहा यस नंबर कंसेक्यूटिव, सम 42, यही आंसर है। अगर आप नहीं सॉल्व करना चाहते तो देखें, नंबर भी कंसेक्यूटिव है, सम भी 42 है। रिवर्स सॉल्विंग इसे कहते हैं। नेक्स्ट वन, इफ द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, लेकिन इस दफा इवन नंबर्स कहता है, इनका जरा आप बताओ। 140 सम है, इवन नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव। अब कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एक नंबर 6 है, एक 12 है, एक 18 है, क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल है। क्या नहीं है? कंसेक्यूटिव नहीं है। 6 के बाद का इवन नंबर जो उसके साथ हो 8 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद इवन नंबर 10 के बाद 11 है, लेकिन इवन 12 आता है ना, कंसेक्यूटिव इसे कहते हैं। तो फिर कह सकते हैं कि जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं इनमें आपस का 2-2 का फर्क होता है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का जो फर्क होता है वो आपस का 2 का होता है। अगर मैं पहले नंबर को x कह दूं तो अगला कंसेक्यूटिव इवन x प्लस 2 होगा, अगला कंसेक्यूटिव इवन x प्लस 4 होगा, 4x प्लस 4 में 2 ऐड करेंगे, अगला कंसेक्यूटिव इवन आ जाएगा। इसका सम 140। तो पहला जो नंबर बनता है वो 32 बनता है। अंडरस्टूड है कि अगला कंसेक्यूटिव के फॉर्म में 34 ने आना है, फिर 36 ने आना, फिर 38 ने आना। तो फिर आपके लिए अननोन जो है वो तो ये पहले ही रह गया, इसीलिए मैंने सिर्फ x ही एक ही कहा। एक का पता करें, स्टार्ट हो गया ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट होगी ना तो ये सिस्टमैटिक चलनी थी। तो पहला नंबर ही आपके लिए अननोन था, बाकी तो आपके लिए सिस्टमाइज थे। ठीक है जी। ऑड नंबर में भी 2-2 का फर्क होता है, 1 3 5 7 देख लो, 1 3 5 7 2 नंबर करिए। क्वेश्चन 7 है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स, अब 2 इंटीजरों की बात स्टार्ट होगी, इस 62 कहते हैं 2 नंबर उनको जमा करें 62 आंसर आना चाहिए। द सेकंड इंटीजर कहता है इनमें से जो दूसरा इंटीजर है इज 11 मोर, वो 11 ज्यादा है, 11 बड़ा है। देन किससे बड़ा है? फर्स्ट से नहीं। अगर फर्स्ट को 2 गुना भी कर लिया जाए फिर भी दूसरा नंबर उससे 11 बड़ा होता है। कहता अब बताओ 2 नंबर कौन है? सम उनका 62 है, जो दूसरा नंबर है अगर पहले नंबर को डबल भी कर लिया जाए तो दूसरा नंबर फिर भी उससे 11 ज्यादा ही आता है। कहता बताओ कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनका सन भी 62 हो और जिसमें दूसरा नंबर पहले के तबाई से 11 ज्यादा भी हो। अब आपको 2 नंबर्स लेने पड़ेंगे, एक x और एक y, और इक्वेशन भी अब आपको 2 चाहिए। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, 1 वेरिएबल 1 इक्वेशन।
पहली तो महज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, एक्स प्लस वाई। अब दूसरी है, उसने कहा सेकंड, सेकंड फर्ज करें बाय को कह रहा हूं, सेकंड इज 11 मोर, ये है सेकंड, ये कौन है, 11 ज्यादा है, साथ साथ करते हैं, 11 कम करते हैं, कर ले अब तो बराबर होगा ना, 11 ज्यादा था मैंने कम कर दिया, किससे 11 ज्यादा था, ट्वाइस द फर्स्ट, ये 11 ज्यादा था, मैंने सेकंड नंबर में से 11 निकाल दिया, अब ये इसके बराबर आ गया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई, सॉल्व कर लेते हैं इसको, जरा थोड़ा सा सीधा करके लिखे ना, 2x और ये वाई साइड पर ले आए, माइनस वाई ये साइड पर आ गया ना, और इधर 11 भी रहने थे, इसके बाद आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें, जरूर अपना टाइम जाया करना एलिमिनेशन मेथड में या किसी और मेथड, कैलकुलेशन से करना। अच्छा, इस प्रॉब्लम को आप अल्टरनेटिवली एक और तरह से भी कर सकते थे, विद द हेल्प ऑफ अ सिंगल वेरिएबल, एक वेरिएबल से भी हो जाए, और जरूर कोशिश करें, क्यों, कभी एग्जाम में लगेगा ऐसे कि हमें यार 4 इक्वेशनें बनानी पड़नी है, कौन सॉल्व करेगा भाई, एक ही बनती है, 4 कैसे बना रहे हो, क्या बनानी आती है, ये सीख लें आप। अगर आपके पास फर्ज करें 2 स्टूडेंट है, एक ए और एक बी, मैं कह रहा हूं उनके पास टोटल 62 रुपए, ए और बी टोटल उनके पास 62 रुपए हैं, और ए के पास 30 रुपए, कह सकते हैं बी के बताने तो टोटल में से ए के माइनस कर दें, बाकी बी के पैसे आ जाए, सिंपल है ना। अच्छा, टोटल उनके पास 62 रुपए हैं, और ए के पास x रुपए, बी के पास, आपने ये टोटल में से ए के पैसे निकाल दें, बाकी बी के पास, अगर ए के पास x है और टोटल 62 है, तो फिर बी के पास 62 में से x निकाल दिया, x क्या जी जो भी है निकाल दें, और बाकी बी के बच जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हो अननोन, लेकिन डेटा में ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई हो कि जिसमें ये दोनों अननोन आपस में ना लिंक हो जाए, ताल्लुक बन जाए, इनका अननोन का आपस में ताल्लुक बन जाए, लिंक हो जाए, और बड़ी आसानी से वो लिंक समझ आ रहा हो, आप फिर एक डिफाइन किया, 2 ना रखा था, जैसे मैंने कहा ना टोटल 62 है, 2 स्टूडेंट के पास टोटल 62 रुपए हैं, दोनों के पास अननोन है, आप अननोन है, बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं अगर एक के पास एक्स है तो कहेंगे नहीं ठहर जाए, फिर दूसरे के पास 62 माइनस एक्स है, एक एक्स से काम चला लिया, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्टरनेटिव ये है कि आप ये नंबर निकालेंगे, आप कहेंगे दैट द फर्स्ट इंटीजर एक्स, आप कहेंगे सेकंड इंटीजर फिर कैसे पता चलेगा, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप यूज करें तो देन, तब देन y कितना हो जाएगा, सेकंड इंटीजर, y नहीं लिखना चाहिए, सेकंड इंटीजर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 62 में से फर्स्ट इंटीजर x को निकाल, ये है, इसका मतलब ये पता चलेगा, तो ये भी पता चलेगा, ये इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली, इसलिए मैंने सेकंड वेरिएबल बनाने के लिए ये इंफॉर्मेशन यूज कर ली। क्या सॉल्व हो गया, नहीं, इक्वेशन बनेगी तो सॉल्व होगा। अच्छा, इक्वेशन चाहिए, अब कितनी चाहिए, एक, सिर्फ एक्स से पता चलना चाहिए। अब जो इक्वेशन बनानी है वो आपने इस इंफॉर्मेशन से नहीं बनानी, क्यों नहीं बनानी, इससे बना ले, आसानी नहीं बनेगी, चले इससे बना लेते हैं। उसने कहा दोनों का सम, एक एक्स है और दूसरा कौन है, 62 माइनस एक्स है, और दोनों का सम कितना, 62, ठीक है जी, दोनों का सम 62, आपने कहा जी 62 62 के बराबर होता है, खुद ही एमसी आ जाएगी आपको, क्या किया आपने, अब क्या कह रहा हूं, अगर पॉसिबल है, ये लफ्ज पहले बोल रहा हूं कि उनमें ऐसा लिंक या इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है कि आप कहें जी एक ही वेरिएबल बना ले, तो एक ही बना ले, देन सेकंड 62 माइनस एक्स, और ये खत्म। अब आपको इक्वेशन तो बनानी है ना, हाँ इक्वेशन तो बनानी है, अब पढ़े,
कहता सेकंड इंटीजर, अब सेकंड कौन है, y नहीं है, 62 माइनस x है, सेकंड इंटीजर 62 minus x, second digit is 11 more, then twice the first, इसको सॉल्व करें, इसमें सिर्फ x है, जो x का आंसर है फर्ज करें 17, वो यहाँ लिख दें, आप कहेंगे उसका 62 में से 17 निकाल दो, 45 ओके, चेक करके देख लेते हैं क्या 17 और 45 इनका सम 62 बनता है, चेक करें 62 ही बनता है, आपने कहना ठीक है। फिर हम चेक करते हैं 45 है वो सेकंड नंबर है, अगर मैं इसको ट्वाइस कर लूं पहले को तो 34 बनता है, तो क्या 45 34 से 11 मोर है, जी बिल्कुल है, तो ठीक है आंसर, यस ठीक है। तब जब आपको डेटा में कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मिले कि यार ये वेरिएबल्स तो आपस में रिलेटेड है, तो क्यों दो दो वेरिएबल डिफाइन करने, सम का जो पता है तो टोटल में से पहला नंबर निकालेंगे जो कि x है, तो दूसरा आ जाएगा उसमें भी x ही रहेगा, x ही एक ही करना पड़ेगा, दो नहीं करने पड़े तो कर सकते हैं, मैंने वैसे दोनों से कर दिया। नेक्स्ट पढ़िएगा, अ थिएटर सोल्ड 500 टिकट्स, टोटल उन्होंने 500 टिकट सेल की फॉर ₹6,000, 6,000 रुपए में 500 टिकट सेल की। The ticket were sold to adults for ₹15, बड़ों का टिकट एक 15 रुपए का था, and the children for ₹5 each, एक चाइल्ड का टिकट 5 रुपए का। How many adults and children attended the show? कितने adults और children जो हैं कहता वो थिएटर में बैठे हुए, थिएटर की आमदी हुई है 6,000, थिएटर की सीटें 500 हैं, अडल्ट का टिकट 15 का है, चाइल्ड का टिकट 5 का है, थिएटर में कितने बच्चे और कितने अडल्ट हैं जो उन्होंने शो अटेंड किया, पता नहीं कितने, कहता हिंट दे दो रहा हूँ, 6,000 भी कमाया है, सीटें भी 500 हैं, बड़े का टिकट 15 का है, छोटे का 5 का, बताओ बड़े कितने बच्चे कितने, बड़े आराम से भी सॉल्व हो जाता है। अगर थिएटर में टोटल 500 टिकट सेल हुए हैं और टिकट दो बंदों ने दो लोगों ने दो तरह के हैं, या अडल्ट टिकट सेल हुए हैं या चाइल्ड, अगर मैं कहूं अडल्ट टिकट या चाइल्ड टिकट एक्स सेल हुए हैं तो पता चल जाएगा दूसरे लोगों ने कितने टिकट दिए हैं, 500 में से एक्स निकाल दें, ये भी तो वही लिखा हुआ ना, टोटल टिकट जो 500 सेल हुए हैं और यहाँ ये टिकट जो हैं 500 ये अडल्ट ले रहे हैं या चिल्ड्रन है, अगर अडल्ट एक्स हैं तो चिल्ड्रन के टिकट कितने बिके उनके पास, इतने, लगा पता हो गया, ओके। एक अडल्ट का टिकट कितने का आता है, 15 रुपए का, अगर वहां एक्स अडल्ट हो तो उनको कितनी आमदनी हुई है, 15 इंटू एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इंटू यूनिट प्राइस, एक टिकट 15 का, एक्स टिकट इतने के बिकेंगे, चाइल्ड का एक टिकट 5 रुपए का, कितने चिल्ड्रन हैं 590 एक्स, कितने टिकट है ना, दोनों की टोटल आमदनी दी हुई है 6,000, इक्वेशन बन गए, सॉल्व कर दें, मैंने वैसे लगा किया हुआ है, ठीक है लगा भी कर देते हैं, चिल्ड्रन टिकट एक्स, अडल्ट टिकट वाई, दोनों का टोटल 500 टिकट, एक चाइल्ड का टिकट 5 रुपए का, एक्स चाइल्ड के टिकट 5 एक्स के, एक चाइल्ड का टिकट 15 रुपए का, वाई चाइल्ड अडल्ट टिकट 5 रुपए के, दोनों की टोटल अमाउंट 6,000 रुपया, सॉल्व कर दिया। आप जरूर इसे एक सिंगल वेरिएबल से भी करके दें जरूर, इसलिए कि आपको अगले प्रॉब्लम जहां आपको शायद 3 वेरिएबल बनाने पड़े, आप एक ही वेरिएबल से सारा काम करते हैं, कि क्यों, आपकी एनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। अच्छा जी, चले, आपने ये 4 क्वेश्चंस करने, ये नंबर जो है ना 12 14 15 और ऐसे, ये आपके एक्चुअली जो नोट्स है ना आपके मैथ्स के आपके पास, ये उन्हीं से ही ये मैंने नंबर्स भी एग्जैक्टली वही इनके ऊपर जो है वो मेंशन किया, तो ये आपने 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, कुछ कर लें, आधी इक्वेशन बना लें, कुछ थोड़ा बहुत कर लें, सॉल्व नहीं है, सॉल्व है, देखें तो सही ना, फिर थोड़ा सा जो ट्रिक बताए है आप कहते अच्छा हम करके देखते हैं, आप जिसको मर्जी जितना मर्जी बताते जाओ, जब तक आप खुद नहीं कोई करोगे वो अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, जो किसी को चाहे कोई जितना मर्जी कितना ही अच्छा क्यों नहीं बता दे, आप खुद किए बगैर आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे ना,
कुछ तो करे ना, आधा समझ आ जाए, 20% आ जाए, एक इक्वेशन बनानी आ जाए। खप रहे थे पता नहीं ये क्या बनी हुई है, टीचर ने थोड़ा सा बताया, अच्छा यार तुम ये बेसिक गलती कर, ओह ये मेरे जेल में रहा, वाकई ये तो सीखा है फिर, ठीक है ना। तो कुछ कुछ आप लोग होते हैं। जी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें आप। चलिए ठीक है जी, फिर आपका अगर कोई क्वेश्चन नहीं है